अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे इस चैनल में दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम खैर आबाद वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, नस्र वाला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और नज़्म वाला हिस्सा चल रहा है। नज़्म वाले हिस्से में कुछ नज़्म हम पढ़ा चुके हैं, आप पीछे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। आज नज़्म के सिलसिले में सबक नंबर 21 हमारी नज़्म है। इस नज़्म का नाम है ओ देश से आने वाले बता और इस नज़्म को लिखने वाले शायर हैं अख्तर शीरानी। इस नज़्म को लिखने वाले कौन हैं? अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी ने बहुत बाकमाल नज़में लिखी हैं। उनका मुख्तसर तारुफ़ अभी हम जानेंगे, आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे जब। इससे पहले हम बता चुके हैं कि गज़ल में जो शेर लिखे जाते हैं, जो अशार लिखे जाते हैं, गज़ल का हर अशार, गज़ल का हर शेर, दो मिसरों का जो शेर होता है, हर शेर अपना में एक मुकम्मल बात कह चुका होता है। लेकिन नज़म में ऐसा नहीं होता है। नज़म में एक टॉपिक होता है, नज़म का एक उन्वान होता है, उस उन्वान के इर्द गिर्द पूरी नज़म लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो नज़म है उस नज़म का उन्वान है ओ देश से आने वाले बता। देश मतलब देश, इसका मतलब अख्तर शीरानी ने इस नज़्म में ये बताना चाहा है कि एक बंदा है जो अपने देश में नहीं है, दूसरे देश में है, और जब उसके देश से कोई बंदा आता है तो वो उससे अपना हालचाल जानना चाहता है, अपने मुल्क के बारे में, अपने देश के बारे में बातें जानना चाहता है। तो कहता मेरे देश के बारे में बता, जो कि मेरा मुल्क था जहाँ मैं रहा करता था, उस जगह के बारे में जानना चाहता है। अब उस बात को आपने किस पुरकशिश अंदाज में पेश किया है। वैसे अख्तर शीरानी बड़े रोमानी शायर हैं, रोमांटिक शायर हैं, बड़े रोमांस वाली शायरी आपने लिखी है, पर उनके रोमांस में, उनके रोमांटिक में, उनके रोमांसनेस में एक हिब्बुल वतनी मोहब्बत, वतन की मोहब्बत भी कहीं ना कहीं मंजर आम होती है, वतन की मोहब्बत भी नुमायाँ होती है। आइए हम उनकी नज़्म को पढ़ते हैं और पहले उनका मुख्तसर तारुफ जानने की कोशिश करते हैं। अख्तर शीरानी 1905 था 1948। अख्तर शीरानी का जन्म, आपकी विलादत 1905 में हुई थी और आपकी वफ़ात 1948 में हुई है। दाऊद ख़ान नाम, अख्तर तखल्लुस, मशहूर मुहक्किक हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी के बेटे थे। मशहूर मुहक्किक कहते हैं शोधकर्ता को, रिसर्च करने वाले को। ठीक है, तो बहुत बड़े नाम वाले हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी जो रिसर्चर थे, बहुत बड़े शोधकर्ता थे, आप उनके क्या हैं? बेटे हैं। आपका असल नाम तो है दाऊद ख़ान, लेकिन अख्तर आपका क्या है? तखल्लुस है। ठीक है, तालीम व तरबियत लाहौर में हुई। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ उनके वालिद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उस्ताद थे। अख्तर शीरानी ने लाहौर की कई मशहूर अदबी रसाइल, हुमायूं, ख़यालिस्तान, शाहकार और इंतखाब में इदारगी फ़राइज़ अंजाम दिए। जवान उम्री में इंतकाल हुआ। जवान उम्री कहते हैं जवान उम्र में आपका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। जैसा कि आपको ऊपर डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों नज़र आ रही है कि 1905 में आपका जन्म हुआ था, 1948 में आपका इंतकाल हो गया, यानी 43 साल की आप उम्र में ही आप इस दुनिया से लाफानी, इस दुनिया से आप अल्लाह को प्यारे हो गए थे, चले गए थे। ठीक है, और इसमें एक बात और है कि उनके वालिद ओरिएंटल कॉलेज में क्या थे? उस्ताद थे। और अख्तर शीरानी ने लाहौर के कई अदबी रसाइल, अदब कहते हैं साहित्य को, अदब कहते हैं साहित्य को, लिटरेचर को। रसाइल जमा है रिसाले की, एक होता है तो रिसाला, बहुत सारे हैं तो रसाइल, यानी कई रिसालों में आपने काम किया है, कई रिसालों के लिए आपने बहुत फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। आगे देखिए, अख्तर एक रोमानी शायर थे, भी मैं आपको सबक के शुरू में बता चुका हूँ। एक रोमानी यानी रोमांटिक, रोमांस वाले शायर थे। उन्होंने गज़लें भी कही और नज़में भी, जैसा कि ज़्यादातर शायरों ने ऐसी ही नज़में कही। ज़्यादातर शायरों ने नज़म गज़ल दोनों में ही हाथ आजमाया है। अपनी रोमानी नज़मों के बास यानी वजह से ज़्यादा मशहूर हुए। किस लिए? अपनी रोमांटिक नज़मों से क्या हुआ? ज़्यादा मशहूर हुए, ज़्यादा फेमस हुए। अख्तर की नज़मों में गुनाइयत पाई जाती है। वो लतीफ़ जज्बात मुतरन्नुम अंदाज़ में बयान करते हैं। मुतरन्नुम कहते हैं तरन्नुम के साथ, तरन्नुम कहते हैं मौसीकी कह लीजिए, संगीत कह लीजिए,
एक लयबद्धता जिसे कहते हैं, एक लय में पेश करना उनका अंदाज़ रहा है। उनके कलाम में सरशारी और सरमस्ती है। अख्तर की रोमानियत ख्वाब व ख़याल से ज़्यादा हमारी धरती और उसके हुस्न के गिर्द घूमती है, इसलिए मानूस मालूम होती है। मानूस का मतलब जानी पहचानी, मानूस का मतलब जानी पहचानी मालूम होती है। आपका रोमांस लड़की वाला रोमांस नहीं हो, आपका रोमांस है इस नेचर को लेकर, प्रकृति को लेकर, ठीक है। धरती का मतलब इस नेचर को लेकर, प्रकृति को लेकर आपने जो नज़में लिखी है, उनकी जो खूबसूरती आपने बयान की है वो बहुत बाकमाल है। अख्तर ने रोमानी नज़मों के अलावा सोनेट भी लिखे हैं, ठीक है। सोनेट भी एक सिन्फ होती है। उनकी नज़मों का दूसरा मौजू हिब्बुल वतनी है। हिब्बुल वतनी कहते हैं वतन की मोहब्बत, मौजू कहते हैं विषय, टॉपिक। आपकी नज़मों का विषय क्या है, दूसरा विषय क्या है? एक तो है रोमानी यानी रोमांटिक या नेचर की, प्रकृति की सुंदरता, जिसको हिंदी में आप यूँ कह सकते हैं नेचर ऑफ ब्यूटी। नेचर की ब्यूटी को आपने अंदाज़ बयान से अंदाज़ किया है, आपका बयान करने का एक असलूब रहा है, एक तरीका रहा है। तो दूसरा मौजू, दूसरा टॉपिक आपका रहा है हिब्बुल वतनी यानी वतन की मोहब्बत, ये आपका विषय रहा है लिखने का। उनकी नज़में पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो अपनी मोहब्बत और वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उनकी नज़मों से पता लग जाता है कि अपने वतन की मोहब्बत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। फूलों के गीत, शहरिस्तान, सुबह बहार, नग़मे हरम, तेवर आवारा, अख्तरिस्तान, लालाए तूर, शहर रो और शबिस्तान उनके शायरी मजमूए हैं। शायरी मजमूए मतलब शायरियों का संग्रह। तो शायरियों के संग्रह अलग अलग टॉपिक, अलग अलग नामों से क्या शाया हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं, तो वो सब नाम यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको अख्तर शिरानी का मुख्तसर तारुफ पता लग गया होगा। आपको इन तमाम किताबों के नाम, इन संग्रहों के नाम, इन शायरी मजमूओं के नाम, आपकी विलादत, आपकी वफ़ात, ठीक है, और आपने कहाँ खिदमत अंजाम दी है, इन सभी को आपको अपने जहन में याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं आज की नज़्म। ओ देश से आने वाले बता, ये इस नज़्म का उन्वान है, नाम है, टॉपिक है। एक नववारिद हम वतन से किसी गरीबुल वतन का खिताब। नववारिद नया आने वाला, कहाँ से? वतन से, अपने देश से। गरीबुल वतन बना है गुर्बत से। गुर्बत का मतलब विदेश में, जो देश से बाहर रहता हो, उसका खिताब, उन दोनों का खिताब, बातचीत उन दोनों की, खिताब बना है मुखातिब से। इसको बोलते हैं संबोधित करते हुए ये नज़्म लिखी गई है, ठीक है। अब एक बंदा है जो अपने मुल्क में नहीं रहकर दूसरे मुल्क में किसी मजबूरी में, किसी परेशानी में या किसी वजह से अपने मुल्क में नहीं रह पा रहा है, बल्कि दूसरे मुल्क में रह रहा है। और जब उसको दूसरे मुल्क से जब कोई आता है उसके पास मिलने, तो वो उससे अपने मुल्क के हालात, अपने मुल्क के हालचाल, वहाँ के अहवाल पूछता है। अब वो किस तरह पूछता है, उसे अपने मुल्क की कैसे याद आती है, उसको अपना मुल्क कितना प्यारा है, ये बात इस नज़्म में समझाई गई है। हम एक एक बंद पढ़ेंगे और बंद की तशरीह करते चलेंगे, ठीक है। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है यारान वतन। आवारे गुरबत को भी सुना, किस रंग में है कनआन वतन। वो बाग़ वतन फिरदौस वतन, वो सरुए वतन रेहान वतन। और देश से आने वाले बता। शायर ने अपने वतन को कितने अलग अलग नामों से पुकारा है, कितने अलग अलग नाम दिए हैं अपने वतन की खूबसूरती के लिए, उसकी बड़ाई के लिए। शायर ने क्या क्या नाम लिए हैं। और देश से आने वाले बता, यानी मेरे वतन से आने वाले मुझे बता, किस हाल में है यारान वतन। यारान यानी दोस्त, मेरे वतन के, मेरे देश के मेरे दोस्त किस हाल में हैं। यार मतलब कहते ना वो यार सुना, तो यारान वतन मतलब यार, दोस्त में, मेरे वतन में रहने वाले यार, वतन में रहने वाले मेरे दोस्त किस हाल में हैं। आवारे गुरबत को भी सुना। आवारे गुरबत, आवारे गुरबत कहते हैं वतन से बाहर रहने वाले को, दूसरे वतन में रहने वाले को, ठीक है। जैसे आज मैं हिंदुस्तान में रहने वाला हूँ, अगर मैं पाकिस्तान जाकर रहने लग जाऊँ, मैं इंग्लैंड जाकर रहने लग जाऊँ, मैं सऊदी अरब जाकर रहने लग जाऊँ, तो मैं क्या कहलाऊँगा? आवारे गुरबत, कि मैं वतन से बाहर रह रहा हूँ, तो मैं विदेशी हो गया, ठीक है। किस रंग में है कनआन वतन, किस रंग में है, किस हाल में है। कनआन वतन, कनआन कहते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम।
हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जहाँ पैदाइश हुई थी, जहाँ आपकी विलादत हुई थी, उस खूबसूरत जगह का नाम है कनाआन। ठीक है, उस खूबसूरत जगह का नाम क्या है? कनाआन। कनाआन उस जगह का नाम है जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी। तो आपने अपने वतन को किससे तशबीह दिया है? कनाआन से, जहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और आपको पता होगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में छोड़ दिया था। फिर मुसाफिर लोग आए थे, एक कबीला आया था, वो कबीला उनको कुएं से निकाल कर मिस्र के एक बाज़ार में आपको बेच दिया गया था। फिर आप वहाँ पर आप रहने लगे थे। तो आपको अपना वतन कितना याद आता था, आपको अपने भाई, अपने वालिद, अपना वतन, अपना देश कितना याद आता था। तो उस तरह की बात ये कर रहे हैं कि जिस तरह उनको अपना वतन रह रह कर याद आता है, उसी ही तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ही तरह मुझे भी अपना वतन याद आता है। तो कैसा है मेरा कनाआन वतन? वो जगह मेरी कैसी है जहाँ पर मेरी विलादत हुई थी, जहाँ पर मेरी पैदाइश हुई थी? वो बाग़ वतन, फ़िरदौस वतन। बाग कहते हैं बागीचे को, बाग कहते हैं उद्यान को। तो वो गार्डन कैसा है? आप अपने वतन को कैसे कहते हैं? बाग। बाग में तरह तरह के फूल होते हैं। बाग एक ऐसी जगह होती है जब एक इंसान बहुत ज़्यादा मायूसी में होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, बड़ी परेशानी में होता है, तो वो क्या करता है? अपने घर से कुछ दूर चला जाता है, अपने घर बार से, अपने काम से, सब स्ट्रेस को दूर करने के लिए गार्डन में, एक बगीचे में टहलने चला जाता है। वहाँ जाकर उसको सुकून मिलता है। तो वो कहते हैं कि मेरा वतन भी एक बाग है, क्योंकि वहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। अपने वतन से मुझे क्या मिलता है? सुकून मिलता है। तो उन्होंने अपने वतन को क्या कहा है? बाग कहा है। बाग कहा है कि कैसा है मेरा बाग वतन, मेरे वतन का बाग कैसा है। फ़िरदौस वतन, फ़िरदौस कहते हैं जन्नत को, फ़िरदौस कहते हैं जन्नत को। उन्होंने अपनी वतन को क्या कहा है? जन्नत का है। इंसान के अच्छे आमाल के बदले में उसे क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। और इंसान के बुरे आमाल के बदले उसे दोज़ख मिलेगी। जन्नत में हर तरह की ऐशो आराइश और हर तरह के आराम मिलेंगे, जिनमें हर तरह की सुकून मिलेंगे, हर तरह का लुत्फ़ मिलेगा। तो कह रहे हैं कि मुझे तो अपने वतन, मुझे मेरा वतन कैसा लगता है? मानो जैसे मेरा वतन क्या है? जन्नत है। तो मेरा जन्नत जैसा वतन मेरा कैसा है, उसकी हाल चाल मुझे बता। किससे पूछ रहे हैं? जो उनके देश से आया है। वो सर्व वतन रेहान वतन। रेहान कहते हैं एक खुशबू को। रेहान क्या होती है? खुशबू को, एक मदमस्त कर देने वाली खुशबू को। तो वो खुशबू से भरा मेरा देश कैसा है? उस खुशबू से मुअत्तर मेरा देश कैसा है? जन्नत के जैसा मेरा देश कैसा है? कनाआन के जैसा देश मेरा कैसा है? वो बाग के जैसा देश मेरा कैसा है? और देश से आने वाले बता, और मेरे देश से आने वाले मुझे बता ही सब। आगे देखिए, अगले बंद में आप फरमाते हैं, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहाँ हैं, क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं चलती हैं? क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घनघोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती है? ओ देश से आने वाले बता। वो अपने देश की हर एक बात रह रह कर याद करते हैं। हालांकि देश वैसा ही है, देश में सब कुछ वैसे ही चल रहा है, पर अब देखते हैं देश की हालत कैसी है। वो आने वाले से पूछ रहे हैं, क्या अब भी वहाँ के बागों में, यानी मेरे देश में जो बाग बगीचे हैं, मस्ताना हवाएं चलती है। मस्ताना कहते हैं मस्त कर देने वाली, इंसान को लुत्फ़ में डाल देने वाली, इंसान को सुकून देने वाली, ऐसी सुकून देने वाली, मस्त करने वाली हवाएं अब भी चलती हैं क्या मेरे देश में? मेरे देश के बगीचे में ऐसी हवाएं चलती हैं क्या? मुझे बता। आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, सवालिया निशान लगा है कि मुझे बता कि वहाँ हवाएं चलती हैं कि नहीं। क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर, पर्वत यानी पर्वत, पहाड़, क्या अब भी वहाँ के पहाड़ों पर घनघोर घटाएं छाती हैं? घनघोर कहते हैं काली घटा छाना, बादलों का उमड़ना, बादलों का उमड़ना। जब बादल अपने बारिश के लायक हो जाते हैं, जब बादल काले हो जाते हैं, बारिश के लायक हो जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? घनघोर घटा। तो वो जो मौसम होता है, जब आपने देखा होगा आसमान बिल्कुल काला हो जाता है बारिश के वक्त, बारिश आने से पहले बिल्कुल आसमान काला हो जाता है, पूरे बादलों से घिर जाता है। तो क्या ऐसी घटाएं पर्वत पर अब भी छाती हैं? मैं तो वहाँ देखा करता था, जब मैं वहाँ रहता था, मैं वहाँ का ऐसा सुकून भरा मंजर देखा करता था। क्या अभी वहाँ पर ऐसा माहौल है? क्वेश्चन मार्क। क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती है? बरखा कहते हैं बारिशों को, बरखा कहते हैं बारिश को। दिल को भाती है, दिल को सुकून देती है। क्या अब भी वहाँ पर होने वाली बारिशें इंसान को सुकून देती है क्या? मुझे बता। वो देश से आने वाले बता, मेरे देश से आने वाले मुझे बता, वहाँ के हाल कैसे हैं? वहाँ के बगीचों के हाल कैसे हैं? वहाँ के पहाड़ों के हाल कैसे हैं? वहाँ की बारिशों के हाल कैसे हैं? ये एक बात वो जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना वतन बहुत ज़्यादा प्यारा है, उसे अपना वतन बहुत ज़्यादा याद आता है। अगला बंद देखिए, ओ देश से आने वाले बता, क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है?
और सड़कों को धुंधली शमओं पर सायों का बसेरा होता है। बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है। क्या शाम पड़े गलियों में वही, वो पूछता है क्या जब शाम होती है तो वहाँ की गलियों में दिलचस्प अंधेरा होता है। एक तो होता है बिल्कुल अंधेरा हो जाना, बिल्कुल कुछ हाथ से हाथ दिखाई ना देना। एक होता है उजाला के सब कुछ नज़र आ जाना। एक होता है दिलचस्प अंधेरा, यानी चांदनी की रोशनी में, चांद की रोशनी में कुछ हल्का सा अंधेरा होना और कुछ उजाले वाली हालत होना। तो दिलचस्प अंधेरा, उस अंधेरे में भी एक सुकून ढूंढता है शायर कि वो मेरी गलियों में जिस तरह हल्का हल्का अंधेरा हुआ करता था, चांद की हल्की सी चांदनी की रोशनी वहाँ पर आती थी और हल्का हल्का सुकून देने वाला एक अंधेरा हुआ करता था। क्या ऐसा अंधेरा अभी वहाँ की गलियों में होता है? जो सुकून मेरे दिल को दिया करता था वो गलियों में आज भी अंधेरा होता है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क। और सड़कों को ठंडोली शमओं पर सायों का बसेरा होता है। और सड़कों की धुंधली शमओं पर, शमा कहते हैं वैसे उजाले को, शमा कहते हैं जैसे क्या कह सकते हैं, मोमबत्ती समझ लीजिए, मोमबत्ती को शमा कहते हैं, ठीक है। चिराग को भी शमा कह सकते हैं, जो उजाला दे। तो धुंधली शमा पर और सड़कों की सायों का बसेरा होता है। क्या मेरी गलियों में अभी हल्का हल्का वो अंधेरा होता है क्या? कि जिस तरह इंसान चलता जाए, एक इंसान का वहाँ से गुज़र हो तो सायों का बसेरा हो, तो सायों का क्या हो? बसेरा हो। साए जहाँ पर रहते हो, साया वैसे परछाई को कहते हैं, साया क्या कहते हैं? परछाई को कहते हैं। क्या अभी वहाँ पे ऐसा मौसम है क्या? क्या अभी उन गलियों में ऐसा सुकून वाला मौसम अभी वहाँ पर है क्या? क्या उन गलियों की हालत अभी वैसी ही है क्या? क्या हल्का हल्का अंधेरा, हल्की हल्की चांदी की रोशनी, एक इंसान का वहाँ से गुजरना और उसको उस गली से गुजरना बिल्कुल सुकून देता हो, क्या अभी वहाँ का हाल वैसा ही है क्या? क्वेश्चन मार्क, सवाल या निशान। मुझे बता, मैं अपनी गलियों का उन हाल जानना चाहता हूँ कि मैं उनको इन हालत में छोड़कर आया था, क्या अभी वहाँ का मौसम वैसा ही है क्या? बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है। घनेरी शाख कहते हैं डाली को, शाख कहते हैं डाली को, कि जिस तरह एक पंछी होते हैं, परिंदे होते हैं, आसमान में उड़ते हैं अपना दाना चुगने के लिए उड़ते हैं और पेड़ से उड़कर चले जाते हैं दिन भर सब जगह दाना चुगने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के लिए दाने चुग कर, सब कुछ घूम फिर कर। जब परिंदा दिन भर आसमान में उड़ चुका होता है, लेकिन जब शाम होती है तो सारे परिंदे अपने घोंसले पर आ जाते हैं, और घोंसला का होता है पेड़ों पर। तो वो सुकून वाला मौसम, उन परिंदों का अपने घर पर आ जाना, उन परिंदों का अपनी डालियों पर आकर बैठ जाना और शाम को अपनी सुकून की नींद हासिल करना, और शाम के वक्त जो सवेरा, शाम को जो सुकून वाला आलम था, शाम को जो सुकून वाली कैफियत थी, क्या वो सुकून उनका भी मिल पाता है क्या? क्या जिस तरह की खूबसूरत शामें मैं देखा करता था उन बाग बगीचों में, क्या वो सुनहरी, क्या वो खूबसूरत शामें आज भी हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। ओ देश से आने वाले बता, ओ मेरे देश से आने वाले मुझे सब बता, मैं हर बात जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ सब बात, ठीक है। अगले बंद में शायर फरमाते हैं, देखिए, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी महकते मंदिर से नाकूस की आवाज़ आती है? क्या अब भी मुक़द्दस मस्जिद पर मस्ताना अज़ां थर्राती है, और शाम के रंगी सायों पर अज़मत की झलक छा जाती है? ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी महकते मंदिर से, वो कहता है, शायर कहता है कि क्या अब भी मेरे वतन में जो मंदिर महकते थे, मंदिरों से जो खुशबू आती थी, क्या वो मंदिरों से उठने वाली खुशबू, मंदिरों से आने वाली खुशबू क्या अब भी आती है? क्या वो खुशबू वाले मंदिर आज भी हैं? नाकूस की आवाज़ आती है, नाकूस कहते हैं शंख को, आपने देखा होगा मंदिरों में पूजा पाठ के वक्त एक शंख बजाया जाता है जिसे उर्दू में नाकूस कहा जाता है, ठीक है। तो क्या वो महकते मंदिर से क्या वो आज भी खुशबू आती है? क्या उन नाकूस की, उन शंख की आवाज़, वो पूजा पाठ की आवाज़ें, वो रंगीनियाँ, वो रौनक क्या आज भी वहाँ पर मौजूद है? क्या अब भी मुक़द्दस मस्जिद पर, मुक़द्दस कहते हैं अच्छा खूबसूरत, मुक़द्दस इज़्ज़त वाला, तो अब भी उन मस्जिदों पर मस्ताना अज़ां थर्राती है, तो क्या उन मस्जिदों से आज भी अज़ान की आवाज़ आती है? दिलों को गरमा देने वाली आवाज़, दिलों को गरमा देने वाली वो अज़ान की आवाज़ क्या आज भी उन मस्जिदों से आती है? जिन हालत में मैं रहा करता था, जिस मुल्क में मैं रहा करता था, मैं जब रहता था तब वहाँ के हालात ऐसे थे कि मेरे
कि मैं जिस मुल्क में रहता था वहाँ पर मंदिरों से खुशबू आती थी, मंदिर महका करते थे, वहाँ से शंखों की आवाज़ें आया करती थी, पूजा पाठ की रौनक नज़र आती थी, मस्जिदों से खूबसूरत अज़ां की आवाज़ आया करती थी, दिलों को गरमा देने वाली अज़ां की आवाज़ आया करती थी, वो नमाजियों का काफ़िला चल पड़ता था। तो क्या वो रौनकें आज भी है? और शाम के रंगी सायों पर अज़मत की झलक छा जाती है, ओ देश से आने वाले बता। और शाम के रंगी सायों पर, यानी शाम को रंगीन माहौल हो जाना, अज़मत की झलक, अज़मत कहते हैं इज़्ज़त वाली, अच्छी वाली, अज़मत कहते हैं बड़ी वाली, बड़प्पन वाली। तो क्या वो अनमोल ख़जाना, क्या वो अनमोल चीज़ें, वो अनमोल घड़ियाँ क्या अब भी दोहराई जाती हैं? जब शाम का वक्त होता था सभी अपनी इबादत गाहों में चले जाते थे, तो इबादत गाहों की झलक क्या आज भी आती है? क्या इबादत गाहों का माहौल आज भी वैसा ही देखा जाता है? मंदिरों में शंख की आवाज़ आया करती है, मंदिरों में पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाता है, मस्जिदों में मगरिब का वक्त होता है और नमाजियों में नमाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, इबादत गाहों में एक रौनकें छा जाती है। क्या वो रौनकें आज भी वहाँ पर मौजूद है? ओ मेरे देश से आने वाले बता। मैं बड़ा बेताब हूँ उन बातों को जानने के लिए। ओ मेरे देश से आने वाले मुझे बता। मैं अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मुझे उसकी हर एक बात बहुत रह कर याद आती है। तो मुझे हर एक बात बता, मैं जानना चाहता हूँ। अगले बंद में शायर फरमाते हैं, ओ देश से आने वाले बता, क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर अब भी वो पपीहे बोलते हैं? शाखों के हरीरी पर्दों में नगमों के ख़जाने खोलते हैं, सावन के रसीले गीतों से तालाब में अमृत घोलते हैं। ओ देश से आने वाले बता। क्या शायर ने लिखा है बखूब। क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर, क्या मेरे मुल्क में आज भी वो आम के ऊंचे पेड़ हैं? अब भी पपीहे बोलते हैं। पपीहा पक्षी, एक परिंदा। तो क्या पपीहे अब भी आम के पेड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बोलते हैं? उनकी वो खूबसूरत सी आवाज़ आज भी दिलों को सुकून देती है क्या? शाखों के हरीरी पर्दों में, हरीरी कहते हैं रेशम जैसा बारीक है, रेशम ही कह लीजिए। तो क्या शाखों का पर्दा, हरीरी पर्दा, रेशम से पर्दों में नगमों के ख़जाने खोलते हैं। नगमा कहते हैं संगीत को, ठीक है, संगीत का ख़जाना खुलता है। यहाँ संगीत के ख़जाने खुलने से मतलब ये है कि जब शाम होती है और शाखों पर डालियों पर परिंदे बैठ जाया करते हैं। हर परिंदा अपनी अपनी आवाज़ में अल्लाह ताला की तस्बीह किया करता है। हर परिंदा अपनी एक आवाज़ में गुनगुनाया करता है। तो वो नगमा, वो उसके मुंह से निकलने वाली सुरीली सी आवाज़ क्या करती है? शहद सा घोल देती है। एक सुनने वाले को उसकी आवाज़ इतना सुकून देती है, उसको मदमस्त कर दिया करती है। तो क्या वो सुकून भरी आवाज़ें आज भी, वो सुकून भरी आवाज़ों का ख़जाना क्या आज भी वहाँ पर मौजूद है? सावन के रसीले गीतों से तालाब में अमृत घोलते हैं। सावन के रसीले गीत, सावन कहते हैं बारिशों का जो मौसम हुआ करता है उसे सावन का महीना कहा जाता है। तो सावन के रसीले गीतों से, सावन के महीने में जो गाने गाए जाते हैं, वो जो गीत गाए जाते हैं, तालाब में अमृत घोलते हैं। अमृत कहता है आम के रस को, तालाब कहते हैं अमृत कहते हैं आम के रस को। तो शायरी कहना चाहता है कि जो सावन में जो गीत गाए जाते हैं वो गीत इतने सुरीले होते हैं कि उनके गीत गाने से तालाब का पानी इतना मीठा हो जाता है मानो उसमें अमृत घोल दिया गया हो, मानो उसमें आम का रस घोल दिया गया हो। मुराद ये है कि पानी बहुत मीठा हो गया है। किससे? सावन में गाए जाने वाले गीतों से। तो क्या मेरे मुल्क में, क्या मेरे वतन में आज भी वो सावन के गीत गाए जाते हैं? क्या उससे आज भी वो पानी मीठा रहता है? क्या तालाब का आज भी मीठा पानी आज भी मुझे हासिल हो सकता है? क्या आज भी मेरे वतन के हालात ऐसे ही हैं? क्या आज भी मेरे वतन के हालात वैसे ही हैं जैसा मैं छोड़कर गया था? ओ देश से आने वाले बता, ओ मेरे मुल्क से आने वाले मुझे हर बात बता, मैं हर बात जानना चाहता हूँ। आगे बंद में क्या फरमाते हैं देखिए। ओ देश से आने वाले बता, क्या पहली सी है मासूम अभी, क्या पहली सी है मासूम अभी वो मदरसे की शादाब फ़िज़ा। कुछ भूले हुए दिन गुज़रे हैं जिसमें वो मिसाले ख्वाब फ़िज़ा। वो खेल, वो हमसिन, वो मैदान, वो ख्वाब गहे महताब फ़िज़ा। ओ देश से आने वाले बता। अब शायर कहता है, क्या पहले सी मासूम है वो, क्या पहले जैसा मासूम मंज़र अभी भी है वो मदरसे की शादाब फ़िज़ा। शादाब कहते हैं शुद्ध को, अच्छा, पवित्र को, ताज़ा को।
तो क्या वो ताज़ा है क्या बातें? मुझे याद है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे और हम छोटे बच्चे मदरसे में जाया करते थे, तो मदरसे में हम छोटे छोटे बच्चे पढ़ा करते थे। वो माहौल आज भी वैसा ही है क्या? वो मासूम से बचपन को मैं याद करता हूँ, तो क्या वो मासूम सा मंज़र क्या आज भी है क्या? कुछ भूले हुए दिन गुज़रे हैं और कुछ भूले भाले दिन अब मुझे वापस याद आते हैं। कुछ भूले हुए दिन कुछ याद आते हैं, सब भूली भूली सी बातें लगती हैं, सब मैं सब कुछ भूलता हुआ नज़र आता हूँ, जिसमें वो मिसाल ख्वाब फिज़ा, जैसे सब कुछ एक ख्वाब था। मुझे अपना बचपन कैसा नज़र आता है जैसे सब कुछ एक ख्वाब था। वो खेल, वो हमसिन, वो मैदान, हम जब छोटे छोटे बच्चे खेल खेला करते थे मदरसे में, वो हमसिन, हमसिन कहते हैं सहपाठी को, साथी को, क्लासमेट्स को। हमसिन यानी साथ में रहने वाले, सहपाठी। वो मैदान और वो मदरसे का मैदान, वो ख्वाब गहे महताब फिज़ा, और वो सब कुछ ख्वाब जैसा नज़र आता है। वो देश से आने वाले बता। शायर कहता है कि जब मैं छोटा था, मैं मदरसे में पढ़ा करता था, मदरसे का माहौल था, वहाँ पर एक मैदान था, छोटे छोटे बच्चे थे, हम सब साथ में खेला करते थे, मैं, मेरे सहपाठी, हम सब खेल कूद में लगा करते थे, हम वहाँ पढ़ा करते थे, मस्तियाँ किया करते थे, हम वहाँ पर खेल कूद किया करते थे, हम वहाँ पढ़ा भी करते थे। वो खुशनुमा सा मंज़र, वो ताज़ा सा मंज़र जो सब मुझे ख्वाब की तरह नज़र आता है, क्या ये सारा मंज़र आज भी है क्या? क्या अब भी वहाँ पर मदरसों में बच्चे खेला करते हैं क्या? अब तो शायर बड़ा हो गया है, तो शायर कहता है कि अब भी वहाँ पर वैसे ही बच्चे खेला करते हैं क्या? क्या अभी वही खेल कूद, वही बच्चों की मस्तियाँ, क्या वह बच्चों की सुरीली आवाज़ें, बच्चों की खेल कूद, बच्चों का वो रोमांच क्या आज भी बना रहता है क्या? क्या ऐसा माहौल अब भी है क्या? और देश से आने वाले बता। मुझे अपने मदरसे की बातें याद आती है, तो मुझे बता मेरे मदरसे का हाल कैसा है। मुझे अपने वतन का हाल बता, मेरे वतन का हाल कैसा है। ओ देश से आने वाले बता। आगे देखिए अगले बंद में क्या फरमाते हैं। ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता। क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह बता। ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता। ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता। शायर कहता है कि अब जब मैं वो मुल्क छोड़ चुका हूँ, जब मैं उस मुल्क में नहीं रहता हूँ, जब मैं अपने वतन में नहीं रहता हूँ, पर वतन में मेरे कुछ लोग तो रहते हैं, मेरे दोस्त, मेरे घर बार, मेरे रिश्तेदार वतन में अब भी रहते हैं। तो क्या किसी के सीने में मेरी चाह बची है? क्या अब भी मुझसे कोई चाहत रखता है? क्या अब भी मुझसे कोई मोहब्बत, कोई उनसियत रखता है? क्या अब भी किसी के दिल में मेरे लिए कोई जगह बची है कि नहीं? मैं जिस तरह अपने वतन को जानने के लिए, अपने वतन सी मोहब्बत की, अपने वतन की मोहब्बत के लिए हर वक्त बेकरार रहता हूँ, अपने वतन का हाल जानने के लिए, क्या वैसे ही वो लोग भी मुझे याद करते हैं क्या? ऐसा कोई बचा है जिसके दिल में आज भी मेरे लिए जगह है क्या? ये बात मुझे बता कि जब तू वहाँ रहता है तो तुझसे मेरे बारे में किसी ने पूछा क्या कभी? या किसी ने ये संदेश भेजा कि जब तू वहाँ पर जाए तो तू फ़लाँ को ये मैसेज भेज देना, फ़लाँ को मेरा सलाम कह देना? क्या ऐसा भी कोई है क्या कि किसी के दिल में मेरे लिए कोई चाह बची है क्या? कोई चाहत बची है क्या? क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह बता। यारों में, मेरे दोस्तों में अब भी कोई मुझे याद करता है क्या? तू तो मेरे दोस्त में रहा करता है, तूने मेरे दोस्तों को देखा है, तू मेरे दोस्तों को जानता है, तो क्या तूने मेरे दोस्तों में देखा है, या ऐसा कभी है कि जब तुम साथ बैठे हो तो कभी किसी ने मेरा नाम लिया है? कभी किसी ने मुझे याद किया है कि काश आज वो भी हमारे साथ होता, तो हमारे साथ चाय पी रहा होता, काश वो हमारे साथ होता, आज हमारे साथ खेल रहा होता, काश वो इस वक्त होता तो ये मौसम और ज़्यादा मज़ेदार होता, ये माहौल और ज़्यादा मज़ेदार होता, ये मजलिस और ज़्यादा शानदार होती। क्या किसी दोस्त ने भी, एक ने भी मुझे याद किया है कभी? मेरा मुल्क छोड़ने के बाद, मेरा वतन छोड़ने के बाद क्या एक ने भी मुझे याद किया है? मुझे अपना मुल्क बहुत याद आता है। कौन कहता है? शायर कहता है, ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता। ओ मेरे मुल्क से आने वाले मुझे बता दे, लिल्लाह बता, तुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे खुदा की कसम बता दे, तुझे खुदा का वास्ता, मुझे बता दे सब कुछ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ओ देश से आने वाले बता। होता है जब आप एक मुल्क छोड़कर, एक शहर छोड़कर, अपनी ज़मीन छोड़कर, जहाँ पर आपने जन्म लिया है, जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है, आप उस जगह को छोड़कर जब किसी दूसरी जगह जाकर रहते हैं तो आपको अपना वतन, अपनी वो जन्मभूमि कह सकते हैं, आपकी पैदाइश वाली जगह आपको बहुत ज़्यादा याद आती है। आपको याद आता है अपना स्कूल, आप जहाँ पर जिस घर में रहें वो घर याद आता है, अपने घर बार वाले याद आते हैं। एक इंसान को किसी मजबूरी की वजह से
कुछ हालात की वजह से अपना मुल्क, अपना देश, अपनी वो ज़मीन छोड़नी पड़ती है। फिर चाहे वो कारोबार के सिलसिले से हो, किसी मजबूरी के सिलसिले से हो, किसी पढ़ाई के सिलसिले से हो। एक इंसान को जब वतन छोड़ना पड़ता है तो उसको वैसे नॉर्मली वो वहाँ रहता है तो उससे सब कुछ इतना ख़ास नहीं लगता है, लेकिन जब वो वतन छोड़ देता है, जब उस जगह को छोड़ देता है तो उसे हर चीज़ रह रह कर याद आती है। तो शायर भी कहता है कि मुझे अपना वतन बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, तो मुझे बता मेरे वतन का क्या हाल है। देखिए आगे बद में क्या फरमाते शायर। अभी तक के अशार में, अभी तक के बद में शायर अपने वतन की खूबसूरती बता रहा है, अपने वतन को रह रह कर याद कर रहा है, अपने वतन की अच्छाइयाँ बता रहा है। लेकिन अब शायर थोड़ा गमगीन हालत में है, अब शायर थोड़ा गमगीन हालत में है, उसकी आंखें नम हैं, अब वो थोड़ा सैड फील कर रहा है। तब वो उस दुखी हालत में, उस गमगीन हालत में क्या लिखता है, अब आगे पढ़ेंगे। देखिए। ओ देश से आने वाले बता, क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फ़िज़ाएँ भूल गई, क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फ़िज़ाएँ भूल गईं, बरखा की बहारें भूल गई, सावन की घटाएँ भूल गईं, दरिया के किनारे भूल गए, जंगल की हवाएं भूल गईं। ओ देश से आने वाले बता। शायर क्या फरमाता है, क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फ़िज़ाएँ भूल गई, क्या मैं अब मुल्क छोड़ चुका हूँ, मैं अपना वतन छोड़ चुका हूँ, मैं अपने वतन से बाहर रहता हूँ, मैं अपने वतन से दूर रहता हूँ, मैं अपने वतन को जानने के लिए, अपने वतन के अहवाल जानने के लिए बड़ा बेकरार रहता हूँ, बहुत बेचैन रहता हूँ। मैं अपनी वतन की मोहब्बत में गिरफ़्तार रहता हूँ, मैं अपने वतन की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूँ। जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पर मेरी विलादत हुई है, जिस जगह मैं पढ़ा हूँ, जहाँ लिखा हूँ, जहाँ खेला कूदा हूँ, जिस जगह मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं उस जगह को भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरे दिलों में, मेरे रग रग में उसकी मोहब्बत बसी हुई है। लेकिन शायर कहता है, तो क्या हमको वतन की बागों की मस्ताना फ़िज़ाएँ भूल गई। शायर अपने वतन के बारे में पूछता है, क्या मेरे वतन के बाग हैं, जिन बागों में मैं टहला करता था, घूमा करता था, मैं उन्हें आज भी याद रखता हूँ, उन्हें आज भी याद करता हूँ, तो क्या वहाँ की मस्ताना फ़िज़ाएँ मुझे भूल गई, वहाँ का खुशनुमा मौसम क्या मुझे भूल गया। मैं तो उसे याद रखता हूँ, क्या वहाँ के बागों की हवाएँ क्या मुझे भूल गई, वहाँ की फ़िज़ाएँ भूल गई, वहाँ का मौसम मुझे भूल गया, बरखा की बहारें भूल गई, सावन की घटाएँ भूल गई। बरखा की बहारें, बरखा कहते हैं बारिशों का मौसम, तो बारिश की वो बहारें क्या मुझे भूल गई, वो बाहर का मौसम क्या मुझे भूल गया, सावन की घटाएँ भूल गई। सावन की घटाएँ, घटा कहते हैं आसमान का काला हो जाना, बादलों से आसमान का काला हो जाना, मैं उस मौसम को आज भी याद रखता हूँ। तो क्या घटाएँ वो मुझे भूल गई। मुझे बहुत खुशी हुआ करती थी जब आसमान पर बहुत सारे बादल छाए जाया करते थे, बारिश आने से पहले जब बहुत तेज़ धूप हुआ करती है और अचानक बादल इकट्ठे होने लगते हैं, धीरे धीरे पूरा आसमान काला होने लग जाता है और एकदम दिन के वक्त ही, दोपहर के वक्त ही आसमान पूरा अंधेरा अंधेरा सा नज़र आने लगता है। मुझे वो घटाएँ बहुत याद रहती है, मुझे वो घटाओं का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है घटाओं का मौसम। मैं यानी सैफ़ी, मुझे भी बहुत ज़्यादा दिलकश लगता है मौसम, मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आता है अपना वतन, क्योंकि आज मैं भी अपने वतन में नहीं हूँ, मैं भी अपने वतन से बहुत दूर हूँ कुछ हालात की वजह से। तो क्या वो घटाएँ मुझे भूल गई, क्या वो हालात, क्या वो अहवाल क्या मुझे भूल गए। मैं उन्हें हर पल याद रखता हूँ, मुझे वो हर बात हर पल रह रह कर याद आती है। तो क्या वहाँ के बाग बगीचे, वहाँ की घटाएँ, वो बरसातें, वो बारिशें, क्या सब वो मुझे भूल गए। दरिया के किनारे भूल गए, जंगल की हवाएं भूल गई। वो दरिया के किनारे मैं बैठा करता था, उन दरिया के किनारे मैं घूमा करता था, जब मैं स्ट्रेस में हुआ करता था, जब मैं परेशान हुआ करता था, मैं दरिया के किनारे जाकर बैठकर अपना सुकून हासिल किया करता था। मैं उस किनारे को आज भी याद करता हूँ। तो क्या वो किनारे मुझे भूल गए। जंगल की हवाएं भूल गई, क्या वो जंगलात में घुमा करता था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ की हवाओं का खुशनुमा मौसम मुझे पसंद आया करता था, वो मुझे दिल को सुकून दिया करता था, मैं उसे हर वक्त याद करता हूँ। तो वो देश से आने वाले बता, मुझे ये बात बता, क्या वो चीज़ें मुझे भूल गई हैं। मैं उन सबको याद रखता हूँ, क्या वो सब भी मुझे याद करते हैं, यह सब मुझे भूल गए। अगले पद में शायर क्या कहता है, सुनिए। ओ देश से आने वाले बता, क्या गाँव पे अब भी सावन में बरखा की बहारें छाती हैं, क्या गाँव पे अब भी सावन में बरखा की बहारें छाती है, मासूम घरों से भोर भये चक्की की सदाएं आती हैं, और याद में अपने मैके की बिछड़ी हुई सखियां गाती हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या गाँव पे अब भी सावन में, क्या गाँव का हाल, मैं जिस गाँव में रहा करता था उस गाँव में सावन का हाल कैसा है।
बरखा की बहारें छाती है, मेरे गांव में जो बरखा की बहारें क्या अब भी छाती है? क्या वो बारिशों का मौसम, वो बरखा का मौसम मेरे गांव में अब भी होता है? ये बात वो पूछता है किससे? जो उसके देश से आया है, वो उससे पूछता है क्या मेरे गांव में वो बारिशों का मौसम अब भी होता है या नहीं? मासूम घरों से भोर वे, और क्या हर घर से चक्की की सदाएं आती हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में ये जबकि लिखी हुई है, उस ज़माने में क्या आटा पीसने की मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लोग अपने घर में ही हाथ से चक्की पीस पीस कर आटा निकालते थे, ठीक, आटा पीसा करते थे। आपने शोले मूवी देखी होगी, सुना होगा चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, है ना, आप डायलॉग सुना ही होगा। तो उस ज़माने में चक्की पीस पीस कर आटा निकाला जाता था। तो रोज़ सुबह उठकर यही काम बचता था कि गेहूं की खेती की जाती थी, खेती करके गेहूं घर लाते थे और सुबह आटा पीसा जाता था और हाथों उसकी रोटियां बनाया जाया करती थी। ऐसा सिस्टम नहीं था कि बाज़ार से एक साथ एक मशीन में आटा पीस गया, बर्र पीस गया और फटाफट रोटियाँ तैयार। ऐसा उस ज़माने का माहौल नहीं था। तो क्या उस जगह पर, उस गाँव में क्या अब भी वो सुबह सुबह चक्की की आवाज़ आती है, चक्की पीसने की आवाज़ें आती हैं? और देश से आने वाले बताओ, मुझे सब बात जाननी है। और याद में अपने मैके की बिछड़ी हुई सखियाँ गाती हैं, याद में अपने मैके की, मैका कहते हैं पीहर को, मैका कहते हैं पीहर को। लड़की जब ससुराल चली जाती है तो उसे अपना पीहर, जहाँ पर उसका जन्म हुआ, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसका परिवार उसको याद आता है। तो बिछड़ी हुई सखियाँ, सखियाँ कहते हैं सहेलियाँ, सखियाँ कहते हैं सहेलियाँ, क्योंकि एक लड़की की जब शादी हुआ करती है, एक लड़की की जब शादी हुआ करती है, वो अपना ससुराल पहुंच जाती है, अपना पीहर छोड़ देती है, अपनी जन्मभूमि छोड़ देती है। तो जब ससुराल में पहुंचती है तो वहाँ पर और भी उसको लड़कियां मिलती है, और भी बहुएं मिलती है, उनके साथ मिलजुल जाती है, उनके साथ घुल मिल जाती है। तो जो उन सभी औरतों को, उन सभी लड़कियों को जब अपना ससुराल याद आता है तो अपने पीहर की याद में गाने गाती है, गीत गाती है अपनी पीहर की याद में। तो क्या अब भी वो सखियाँ गीत गाती हैं, अपने मैके की याद करती हैं, अपने पीहर को याद करती हैं, अपने पीहर को याद करके कुएं पर जब पानी भरने जाती है तो क्या वहाँ पर अपने पीहर के मैके के याद के गीत गाया करती है? और देश से आने वाले बता, क्या मेरे देश का माहौल अब भी ऐसा है क्या? ये सब बातें जो मैं अपने देश में देखा करता था, अपने मुल्क में, अपने वतन में देखा करता था, क्या आज भी वहाँ का माहौल ऐसा ही है क्या? ये हर बात मुझे बहुत लुभाती थी, क्या ये माहौल अब भी ऐसा है क्या? आगे बंद में क्या फरमाते शायर देखिए। हाँ, इस नज़्म का सबसे आखिरी बंद जिसमें शायर ने अपनी दिल की कैफियत को बयान किया है, आखिरी बंद में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी पुराने खंडरों पर तारीख़ की इबरत तारी है? अन्नपूर्णा के उजड़े मंदिर पर मायूसी व हसरत तारी है। सुनसान घरों पर छावनी के वीरानी और रक़्क़त तारी है। ओ देश से आने वाले बता। ये नज़्म 1905 में आपका जन्म हुआ था, विलादत हुई थी, 1948 में आपकी वफ़ात हो गई थी। तो ये नज़्म किस ज़माने में लिखी गई है? जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, हिंदुस्तान मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, उस ज़माने की ये लिखी हुई है। उस ज़माने में दंगों में, फसाद में, आंदोलन के टाइम में शहर के शहर तबाह हो गए थे, शहर के शहर बर्बाद हो गए थे। अंग्रेज़ों के, हुकूमतों के जुल्म से, परेशानियों से शहर के शहर, गांव के गांव बर्बाद हो गए थे। तो उस ज़माने को जब उनका गांव बर्बाद हो गया, पूरा गांव तहस नहस हो गया और उनको अपना गांव, अपनी ज़मीन छोड़कर जानी पड़ी, तो जब वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर चले गए, जिस मुल्क में उनकी पैदाइश हुई थी, जिस वतन में उनकी पैदाइश हुई थी, उस जगह छोड़कर वहाँ से दूर चले गए, क्योंकि वहाँ के हालात अब अच्छे नहीं रहे थे। आंदोलन के टाइम में वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, उनको जगह छोड़कर जानी पड़ी थी। तो वो आखिरी लाइन में क्या पूछते हैं, आखिरी बंद में क्या पूछते हैं उससे, कि आप भी पुराने खंडरों पर, खंडर कहते हैं धराशायी महल को, धराशायी घरों को, टूटे फूटे घरों को खंडर कर दिया गया। क्यों? झगड़ों में, फसाद में घरों को आग लगा दी गई, घरों को तोड़ फोड़ दिया गया। तो क्या अब भी उन खंडरों पर, जो घर खंडर हो गए थे, तारीख़ की इबरत तारी है? तारीख़ कहते हैं इतिहास को। इतिहास में जो मैंने छोड़ा था, यानी पुरानी बात में, कि जब मैंने वहाँ से मुल्क छोड़ा था, मैंने क्यों छोड़ा था? क्योंकि वहाँ पर आंदोलन के टाइम में, फसाद के टाइम में, झगड़ों के टाइम में वहाँ पर ऐसे हालात हो गए थे कि घर के घर जला दिए गए थे, तोड़ फोड़ दिए गए थे, लोगों को मार दिया गया था, लहू लुहान लोग हो गए थे, लोगों में कत्ल गारत हो गई थी। इस हालात को छोड़कर मुझे वहाँ से जाना पड़ा था। तो क्या तारीख़ की इबरत तारी है? तो क्या तारीख़ के वो नक्शे क्या आज भी वहाँ पर मौजूद हैं? जिन हालत में मैं छोड़ कर गया था, क्या आज भी मौजूद हैं? अन्नपूर्णा के उजड़े मंदिर पर, अन्नपूर्णा, अन्न कहते हैं अनाज को,
पूर्णा कहते हैं पूरा करने वाले को, पूरा कहते हैं पूरा। तो अन्नपूर्णा एक देवी है, एक हिंदू मज़हब के हिसाब से अन्नपूर्णा एक अन्न को पूरा करने वाली अनाज की देवी है। तो अन्नपूर्णा के उजड़े मंदिर पर मायूसी व हसरत तारी है। क्या जिस मायूसी वाली जगह को मैं छोड़ कर गया था, जब वहाँ पर खाते पीते अच्छे हालात में लोग रहते थे, अच्छे हालात में खा रहे थे, पी रहे थे, अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे थे, और जब आखिरी वक्त में आंदोलन के टाइम में, झगड़ों फसाद के टाइम में कुछ ऐसे हालात हो गए थे, कुछ फसादात हो गए थे, कुछ झगड़े हो गए थे कि हर इंसान को वहाँ पर छोड़ना पड़ा था, वहाँ पर घर के घर जला दिए गए, खंडर हो गए तो छोड़ना पड़ा था। तो क्या आज भी वहाँ के हालात वैसे ही हैं, खंडर के खंडर, या अब कुछ सुधरे हैं? ये बात वो जानना चाहता है। सुनसान घरों पर छावनी कहते हैं जहाँ पर फौजी लोग रहा करते हैं, जहाँ पर फौजी लोग रहा करते हैं। तो जब फौजी लोग वहाँ से चले गए, वो जगह क्या हो गई? सुनसान हो गई। बंगाइयों ने झगड़ाओं फसाद में फौजी लोग मारे गए, ठीक है, फौजी लोग मारे गए, सेना लोग मारे गए, हिंदू मुसलमान मारे गए, दूसरे मज़हब के लोग मारे गए, छोटे बड़े बच्चे मारे गए, बड़े बड़े मारे गए, बूढ़े मारे गए। और इतनी परेशानियों के बाद 1947 में जाकर हमारा मुल्क आज़ाद हो पाया। वीरानी और एक ख़त्तारी है। सुनसान घरों पर छावनी के वीरानी और एक ख़त्तारी है। वीरानी कहते हैं सुनसान पने को, जहाँ पर कोई रहता ना हो, सुनसान, ठीक है। रिक्कत कहते हैं रोने जैसी हालत को, रिक्कत कहते हैं रोने जैसी हालत को। तो क्या वो रोने वाली हालत है? क्या आज भी वैसी ही है? क्या झगड़ों फसाद में मेरा गांव तबाह हो गया था, मेरा शहर तबाह हो गया था, और मुझे वो शहर छोड़ना पड़ा, मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा, ना सिर्फ मुझे बल्कि ना जानो कितने को मुल्क छोड़ना पड़ा, अपना वतन छोड़ना पड़ा था, और घर के घर जला दिए गए, तोड़ फोड़ दिए गए, पूरा गाँव जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो मैं बर्बादी की हालत में छोड़ के गया था। तो क्या मेरा गाँव अब भी वैसा ही बर्बाद है? क्या मेरा वतन अब भी वैसा ही बर्बाद है? उसे हर बात रह रह कर याद आती है। ये नज़्म लिखी है अख्तर शीरानी ने, और इस नज़्म को पढ़ रहा हूँ मैं, यानी शहजाद खान। अख्तर शीरानी इसमें बयान कर रहे हैं कि किस तरह एक इंसान जब अपने मुल्क से दूर चला जाता है, अपने वतन से दूर चला जाता है, जहाँ उसकी पैदाइश हुई थी, जहाँ वो रहा था, पला बड़ा था, और जब वो अपने वतन से दूर जाता है तो उसको हर एक बात याद आती है, उससे अपने वतन की हर एक बात याद आती है। वहाँ के यार दोस्त याद आते हैं, वहाँ का खान पान याद आता है, वहाँ का रहन सहन याद आता है, वहाँ का मदरसा, उसकी स्कूल, उसके साथी, उसके घर बार, उसके रिश्तेदार, उसको रह रह कर याद आते हैं। जब भी कोई बात आती है उसे अपनी हर पुरानी बात बार बार याद आती है, और दिल को उसको कचोड़ देती है, दिल को थर्रा देती है। ये बातें किसके साथ होती है? जो लोग इमोशनल हुआ करते हैं, जो लोग इमोशनल हुआ करते हैं, उनको सब बातें ये याद आया करती हैं। और कुछ इस तरह मुझे भी ये सब बातें बहुत याद आती हैं, क्योंकि मैं भी अपने मुल्क में नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़्म पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे ये नज़्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि मेरे दिल से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आई होगी। इस नज़्म से रिलेटेड, इस उर्दू निसाब से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई बात पूछनी चाहो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी आपको मुनासिब लगे आप मुझसे अपना रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।